अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? बस आप ये ना समझिएगा कि मैं अकेला हूँ, वहाँ चंद ही लम्हों में हमारे साथ मौजूद होंगी। अब पता नहीं उनकी गाड़ी के साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, तो जब आएंगी तो पता लग जाएगा। लेकिन सुना है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है आफ्टर द रेन, और जो मनाजिर मैंने अपने दोस्तों की फेसबुक प्रोफाइल और दीगर जगहों पर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी देखे और उसके बाद मीडिया पर भी चलते देखे, यकीन नहीं आ रहा था कि ये लाहौर है बारिश के बाद या फिर कराची की बारिश के बाद की सूरत हाल है। तो ऐसा क्या हुआ है लाहौर में जो ऐसी सूरत हाल बनी? क्योंकि जाहिर है हमने पहले भी आपको कई मरतबा बताया है और यही बताया है कि लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में बेइंतहा बारिश होती है। मॉनसून में सबको पता है कि कितनी बारिश एक्सपेक्ट की जाती है। तो व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम के शहर तालाब का, नदी नाले का सड़कें मंजर पेश कर रही थी। ऐसा बहुत ही रेयरली देखा गया है लाहौर में, ना पहले देखा ना सुना, लेकिन इस मरतबा हो गया है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। और एक और भी बड़ी अच्छी और बड़ी मुस्बत खबर आ रही है, तो आज हमने सोचा था कि अच्छी खबरों से दिन का आगाज़ करेंगे। और ख़बर ये आ रही है कि होपफुली वज़ीर आज़म जो है 13 अगस्त को पेशावर की BIT का इफ्तिताह करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कहता हूँ कमाल ही है, और हम इस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। और इंशाल्लाह वंस इट्स ऑपरेशनल, मेरा और हुमा का तो वादा है कि हम जाएंगे और इसमें सफ़र करेंगे। इस पर तफसील से बात करेंगे और भी बहुत कुछ। शुरू कर देते हैं विद दिस। इतनी खुशी हो रही है इस खबर की, मैं कहता हूँ जानान ना बैकग्राउंड में चला दें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? हदीका कियानी क्या माहौल सेट कर देती है, तो बड़ा जबरदस्त लगा इनका गाना सुनने। ओके जी, जरा अब हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन जो है पूरे मुल्क में अब खत्म हो गया है और कल इट वाज द फर्स्ट डे, तो कल हमने भी कुछ विटनेस की चीजें। I was not pleasantly surprised, but people are actually behaving कि as if कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बहुत ही बमुश्किल हुजूम में आपको एक दो लोग ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने मास्क वगैरह की ज़हमत की होती है। एरियाज पे भी डिपेंड करता है। सो देयर आर लोकेशंस, देयर आर एरियाज, देयर आर मॉल्स एंड प्लेसेस जहां डेफिनेटली लोग जरा इसको जरा सीरियसली ले रहे हैं। SOPs को आपको बताएं एक दफ़ा फिर कि लॉकडाउन अमली तौर पर ख़त्म होने के बाद पहले ही दिन शहरियों ने किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जहमत नहीं की, और यही रवैया रहा तो हुकूमत फैसला बदल भी सकती है। ये हमें बार बार वार्न करने की अब्दुल्ला बहुत ज़रूरत है कि ये फैसला कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बिल्कुल रिवर्स भी हो सकता है। रेलवेज, एयरलाइंस और मेट्रो बसेस पर आयद पाबंदियां हटा दी गई, लेकिन मुसाफिरों के दरमियान ज़रूरी फासला जो है वो अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट्स, कैफेज, पब्लिक पार्क्स, थिएटर, सिनेमा घर और तफरीही पार्क्स, आर्केड्स हैं इधर बहुत सी अपैरेंटली होते होंगे। अच्छा जी, आर्केड्स और नुमाइशगाहें और ब्यूटी पार्लर्स, इसके बारे में तो काफी लोग खुश होंगे। तमाम लोगों को मुबारकबाद, मर्दों को भी और खवातीन को भी। एब्सोल्युटली। सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स भी खोल दिए गए, और तालीमी इदारे और शादी हॉल्स, आपको एक दफा फिर याद दिला दें, आइंदा माह खोले जाएंगे। प्रॉन्स कैफेज वाला है ये आउटडोर भी और इंडोर भी 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। 15 अगस्त तालीम तक बरकरार है। Why are you laughing? हमने अभी ऐलान किया ना कि ब्यूटी पार्लर्स वगैरह तो अभी खोल दिए गए हैं, लेकिन शादी हॉल्स अगले माह खोले जाएंगे। तो मुझे किसी ने लतीफ़ा भेजा कि मज़ा तो तब आता जब शादी हॉल्स 10 अगस्त को, ब्यूटी पार्लर्स 15 सितंबर को खोले जाते। How mean is that? बहुत बुरी बात है, आगे चले। अच्छा चले छोड़े अब्दुल्ला को, मैं बताती हूँ जी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से एहतियात का दामन ना छोड़ने की अपील की थी, और ये हम बार बार आपको इसलिए दिखाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख, पब्लिक में जाए, मास्क पहने, और ये जो मुहर्रम आ रही है इसमें एहतियात करें। मैं देख रहा हूँ कि ईरान में भी वो उनके सारे उलमा ऐलान कर रहे हैं कि ये उस तरह की मुहर्रम नहीं आपने बनानी जिस तरह पहले बनाते थे। ये एहतियात का वक्त है। अल्लाह ने अगर हमारे पे करम किया है तो उसका हम शुक्र अदा करें मास्क पहन के। हम ये नाशुक्री करेंगे कि अगर हम फेस मास्क ना पहने। लॉकडाउन खत्म होने के पहले रोज जो कुछ देखने में आया वो खासा मायूस कुन है। आवाम को समझना होगा कि कोरोना वबा दुनिया से ख़त्म नहीं हुई। एहतियात ना की तो खुदा न खास्ता वायरस दोबारा फैल सकता है। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही आवाम को एहतियात की तलकीन ज़रूर करेंगे, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम ना आगाही दें तो ज़्यादती होगी आवाम के साथ, हम सब के साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ। क्योंकि हमने दुनिया में ऐसे ममालिक देखे हैं जहाँ एक दफ़ा तकरीबन वायरस की वेव जो है वो इतनी नीचे चली गई और उसके बाद
बाद दोबारा से इसने सर उठाया। लेट अस नॉट बी दोज प्लीज। ऑलरेडी ये एक मिरेकल है ऑलमोस्ट कि पाकिस्तान में कोरोना कितना खत्म हुआ है और जिसके बारे में अभी भी तहकीकात हो रही है कि ये हुआ कैसे। सो लेट अस नॉट रिवर्स इट, अभी हमें मिरेकल ही रहने दें। और वो बात दुरुस्त है वज़ीर आज़म की कि अगर हम नहीं मास्क पहनेंगे तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का फजल ही है कि हमारे यहाँ वो डेथ रेट्स नहीं सामने आया और वो नुकसान नहीं हुआ जितना पूरी दुनिया में आया है। तो नाशुक्री हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद कितने लोगों का, और वैसे तो ऑब्वियसली बड़ी जाने गई, लेकिन उस लेवल पे नहीं गई। एंड लेट अस नॉट रिवर्स दिस ट्रेंड प्लीज। इसमें ये हम ही हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक दफा फिर आपको बताएं कि लॉकडाउन खत्म होने के पहले दिन मुख्तलिफ शहरों में आवाम का क्या रवैया रहा और ये अब हमने आंखों देखा हाल भी सुनना है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम कराची से ही शुरू करते हैं और रियाज एनडी हमें यहाँ से बता रहे हैं। रियाज बताइए। देखिए जी, 5 महीने तक कराची के होटलों में बैठकर खाने पीने का जो कारोबार था वो बंद था, लेकिन अब इसकी इजाज़त मिली है और हम आए चुंदरीगढ़ रोड पर मौजूद हैं बेगम गली के अंदर। आए देखते हैं नए मनाजिर है 5 महीने के बाद नज़र आ रहे हैं। नया रोज़गार शुरू हो गया और ये लॉकडाउन में जब ये बंद कर दिए, बैठाना टेबल पे डाइनिंग बंद किया तो उससे बड़े मसले मसाइल हुए हैं। मास्क वगैरह लोगों ने किसी ने भी नहीं लगाए हैं, हिफाजत वगैरह कोई नहीं कर रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम हुआ है। अच्छा लगा कि सूरत हाल ऐसी हो गई है माशाल्लाह से, मतलब माहौल सही हो गया है। बेशतर जो दुकानदार हैं जिनको हम देख रहे हैं जो सर्व कर रहे हैं, उन्होंने ना मास्क पहने हुए हैं, ना ग्लव्स हैं उनके हाथ में, ना सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ये सब कुछ करना चाहिए, हिफाजती इक़दाम के ऊपर अमल करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और सिर्फ दुकानदार ही नहीं, ज़्यादातर ग्राहक भी जो आए हैं वो भी बग़ैर मास्क के, बग़ैर सैनिटाइज़र के वो इस्तेमाल करें। याद ये रखना है कि 5 महीने की लॉकडाउन के बाद इजाज़त मिली है, वो भी मशरूत के SOPs पर अमल होगा। अगर नहीं होगा तो फिर से ये पाबंदी लग सकती है और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात बरतें। कोरोना के साथ जीना है तो एहतियाती तदाबीर पर अमल तो करना होगा। कैमरामैन तला खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। So Riaz Andy was telling us from Karachi और लेकिन ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ देख के मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे ऑफिस के पीछे एक कैफ़े है जहाँ के बड़े ही अच्छे पराठे हैं, वो बड़े फ्लेकी से एंड रियली नाइस। तो वील गेट और भी कराची में एक जगह पे बड़े ज़बरदस्त फ्लेकी पराठे मिलते हैं। सो वो जो आप मुझे लेके गए थे, तो छोटे मैं आपको लेके गया था हैदराबाद में। अच्छा जी, अब ये तो पूरे मुल्क की सूरत हाल है। सो मुझे 1-2 लोग नजर आए थे मास्क पहने हुए, पीछे वो एक लॉयर गुजर रहे थे, शायद उन्होंने पहना हुआ था, अदरवाइज नोबडी वाज वेयरिंग अ मास्क। अब हम चलेंगे रावलपिंडी की सूरत नहीं, लाहौर जाएंगे पहले। अच्छा, लाहौर में तो मुझे लगता है बारिश के बाद पकौड़ों की दुकानों पे रश होना चाहिए। फरवा बता रही हैं हमें, वो तो हम उन्हीं से पता चलेगा। ओवर टू यू में फरवा। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर के अंदर लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम ये सूरत हाल दे रहे हैं कि कहीं भी कारोबारी मराकज़ में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, देखा जा रहा है ये कि बहुत कम तादाद लोगों की ऐसी है जो मास्क पहन रहे हैं। लोगों ने मास्क जो है वो पहनना बिल्कुल छोड़ दिया है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए वो आम मार्केट्स में और आम सड़कों पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम अफराद होंगे जो मास्क पहनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम दुकानों की बात करें तो दुकानों पे ये सूरत हाल है कि किसी ने भी ये लिख के नहीं लगाया हुआ कि बगैर मास्क के वो जो ख़रीदार हैं वो अंदर नहीं आ सकेंगे। लोग जो हैं जिन्होंने, किसी ने पहना हुआ है, किसी ने नहीं पहना हुआ, जो जहाँ जिसने ख़रीदारी करनी, कुछ भी लेना है, कहीं भी जाना है, वो उसके मुताबिक जो है वैसे आम रूटीन में फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से स्पेशली लॉकडाउन जो ख़त्म किया गया उसमें ये मेंशन किया गया था कि कोरोना वायरस जो है अभी मौजूद है, आप लोगों ने एहतियात करनी है, मास्क लाजमी पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। लोग रूटीन में निकल रहे हैं, बाहर फिर भी रहे हैं, अपनी जो ख़रीदारी करनी है वो भी कर रहे हैं, मार्केट में कारोबार भी उसी रूटीन में चल रहा है। जी, कोई मास्क नहीं पहन रहा, अभी क्या हो गया? और ये उम्मे फरवा का कहना, जो कि हम हर शहर से एक्चुअली ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि लोगों का ये समझना है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। क्या हो गया है? मतलब अखबारें, रेडियो, टीवी, आप लोग देखते नहीं है? पहले कोरोना की एग्जिस्टेंस पे शक था, अगर अब ये समझा जा रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है तो ऐसे कोई ताज्जुब की बात होनी नहीं चाहिए। पहले तो चीज़ थी नहीं वाकई। हाँ, और उसके बाद थोड़ी सी अपने रिश्तेदारों को होना शुरू हुई तो चलें कुछ है, मान लिया, और उसके बाद अब खत्म भी हो गया है। अच्छा जी, वैसे काफ़ी कम हो गया, लेकिन प्लीज़ इसे दोबारा ना लेके आएँ आप बेहतियाती से। रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी हमें बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है।
जी, रावलपिंडी में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो चुका है। तमाम छोटे बड़े बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, दुकानें, तमाम जो है ये मार्केट्स भी खुल चुकी हैं। लेकिन कोरोना SOPs पर ज़िले इंतज़ामिया के हुक्म के बावजूद जो है वो अमल जो है ना होने के बराबर नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि शायद अब लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ भी निकल चुका है। इक्का दुक्का जगहें हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर जो टेबल्स लगाई गई हैं उनको जो है फ़ासला दिया गया है। 6 फुट का फ़ासला तो देखा जो है बहुत ही कम हमें नज़र आ रहा है। मास्क का इस्तेमाल भी जो है ना होने के बराबर है। सड़कों पर तो रश है लेकिन दुकानों पर रश नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत कम है। अभी बाज़ार खुले हैं, आहिस्ता आहिस्ता कारोबारी ज़िंदगी चलेगा। कोरोना SOPs पर जो अमल है वो ना होने के बराबर है। बहुत कम जगहें हैं कैंट में या मेन बाज़ार में, कुछ ऐसी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। जी, डिस्टेंस भी नहीं रखा जा रहा। मेरी बात सुने, डिस्टेंस तो पहले नहीं रखा जाता था। मुझे बाहर बात थोड़ा सा हो रहा है कि अभी हम फैसलाबाद, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, हमाद अहमद हमें फैसलाबाद से बताएंगे। वहाँ भी आई एम श्योर कि यही सूरत हाल है। आई डोंट थिंक कि हम कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके जी, बताइएगा हमाद। जी, कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियां और लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया गया है और कारोबारी सरगर्मियां मामूल पर आ गई हैं। मार्केटें और बाज़ार अपने मामूल के औकात के मुताबिक खुल रहे हैं, जबकि अस्पतालों में भी तमाम शोबे खोल दिए गए हैं। होटल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। ताहम कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से फैसलाबाद में जो हिफाजती इक़दाम हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमें कारोबारी मराकज़ में ख़रीदारी के दौरान और दीगर जो अवामी मकामात हैं वहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जो SOPs हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जबकि दुकानों पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो समाजी फासला है उसके असूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अगरचे जो माहिरीन के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के ख़तरात अभी भी मौजूद हैं और एहतियात ज़रूरी है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर जो आवाम हैं, जो दुकानदार हैं और दीगर कारोबार करने वाले अफराद हैं उनकी जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर बाज़ारों का हम जायज़ा लें तो यहाँ पर हमें 2 से 3% लोग ही मास्क पहने नज़र आते हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो बगैर मास्क के नज़र आते हैं। लोग मेल जोल में किसी किस्म की भी एहतियात इख्तियार नहीं कर रहे। जी, फैसलाबाद में तो अगर कोई मास्क पहना हुआ नजर आ जाए तो साथ वाला एम उसे जुगत मार के गुजर जाता है। Why did you say that? अब सारे फैसलाबादी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मजाक में हो रहा था। This is entertaining, ये तो जबरदस्त बात है। Absolutely, and the truth of the matter is फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, कहीं भी चले जाएं, ये मास्क थोड़े से लोगों ने वाकई समझ लिया है कि कोरोना वाला जो खौफ है वो ख़त्म हो गया है। मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसा ना करें कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो लिहाजा प्लीज़ इट इज़ इन आवर हैंड्स एक्चुअली। अच्छा जी, ऑपोजिशन की, अच्छा दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ मुहिम शुरू होने से पहले ही डगमगाने लगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का होना ही मुश्किल होता जा रहा है और हुकूमत को ऐसे भला और क्या चाहिए, मतलब उनके लिए तो ये बेस्ट ही हो गया। तो ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी के दौरान बड़ी जमातों के किरदार से मौलाना फजल रहमान नाराज हैं। मौलाना के भाई अताउर रहमान ने सेनेट में इसका इजहार भी किया है। इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है। और इस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शबामी असम्बली में माजरत भी की थी, आपको याद होगा। यहाँ पर मौलाना असद हमारे JUI के हेड तशरीफ फरमा हैं। कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई, कोताही हुई। मैं आपकी तरफ से उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और उनके वालिद साहब का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी बात कभी नहीं होगी, इंशाअल्लाह। दे आर आवर फ्रेंड। और आपको पता है कि दूसरी जानिब हुकूमती अरकान तो पहले ही कह रहे थे कि ऑपोजिशन में इत्तेहाद नहीं है। इनके अपने हरीफ JUI वाले इनकी बात पे कायल नहीं है। आज उनका ईमान इनसे उठ गया है। फिर JUI के साथ जो हाथ होना था वो हो गया। अमली तौर पे तो APC अगर 15 तारीख तक ना हुई तो फिर तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। अपोजिशन में वो दमखम नहीं है जो अपोजिशन की बेसिक ज़रूरत होती है। ये अपोजिशन जो है
इसको सहूलतें चाहिए, इसको कंसेशन चाहिए, इनको जल्द आप सुनेंगे कि इनका एक ही मुतालबा ख़त्म करो, हम इमरान खान के साथ हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इससे पहले भी बड़ी जमातों से शिकवा करती रही है और याद करा दें थोड़े से शिकवे आपको। गिला भी है, शिकायत भी है और हमने बरमला इसका इजहार किया है। जो पोजीशन अपोजिशन की बड़ी जमात का है उस पोजीशन पे हमें हमारे दोस्त जो है मुस्लिम लीग नून के नज़र नहीं आते। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की यहाँ से रवानगी और फिर उनके वहाँ रहना और फिर जनाब शहबाज शरीफ के मामलात, ये तमाम बातें कौम के सामने हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के लिए ईद के बाद रहबर कमेटी का इजलास होना था, लेकिन ज़राए का कहना है कि एहतजाजी तहरीक से पहले मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदे की शर्त रख दी है। JUIF के बाद नेशनल पार्टी भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने को तैयार नहीं। नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मीर कबीर का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बगैर मुशावरत लेन देन करती हैं और बदनाम पूरी ऑपोजिशन होते हैं। ऐसे माहौल में आज मरियम नवाज की नैब में पेशी है। नून लीग की कारकुन जाती उम्रा पहुंच गए हैं और कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने मरियम नवाज को रायवट में खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता अराजी इंतहाई सस्ते दामों खरीदने के इल्ज़ाम में इंक्वायरी के लिए तलब कर रखा है। देखना होगा कि वो भी सियासी मसलहत से काम लेते हुए जुबान बंद रखती हैं या फिर सियासत में सरगर्म होती हैं। टुडे इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मरियम बहुत अरसे से खामोश हैं और JUIF का शिकवा ऐसा कोई बेजाबी नहीं है दो बड़ी जमातों से। बिल्कुल जी, अभी हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर अहमद साहब ने। राना तनवीर अहमद साहब, ईद के बाद अपोजिशन ने एक बड़ी तगड़ी हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलानी थी, प्लानिंग तो पूरी हुई थी, APC होनी थी, बड़े प्लान बने थे, मगर आपने मौलाना फजल रहमान को ही नाराज कर दिया। तो फिर ये समझा जाए कि अब हुकूमत के खिलाफ मुहिम फिलहाल तो ऑब्वियसली फिर नहीं चल सकेगी। मेरा हाल है वो जो एक इम्प्रेशन है कि APC शायद ना हो या किसी मसलत का शिकार हो जाए, वो बिल्कुल इम्प्रेशन गलत है। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है और आप देखेंगे करीब उसकी कोई शक्ल निकलेगी। लेकिन एक ऐसी APC जिसकी कोई उसमें से कोई अगर कोई आउटकम ऐसा ना हुआ तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो लोगों की जो होप है फ्यूचर में वो शायद, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार अटैम्प्ट होने लगी है, तो वो हम समझते हैं कि इस दफ़ा जो भी हो अटैम्प्ट वो कामयाब हो और उसका रिजल्ट कुछ निकले, वरना फिर लोग थोड़े से मायूस हो जाएंगे। आइंदा भी अगर हमको बात करते हैं कुछ 6 महीने बाद वो कहेंगे कि नहीं ये इस तरह का प्रोग्राम इनसे नहीं होता। तो ये इसलिए हम पर्पजली चाहे थोड़ी सी डिले हो जाए लेकिन मकसद ये है कि वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि जमीयत उलमा इस्लाम हो या अपोजिशन की दीगर जमातें हों, इन्हें शिकवा है कि एक्शन के वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी नज़र नहीं आते। कानून साजी वगैरह में भी बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत को खुद खुला रास्ता देती हैं। अगर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो फिर मुत्तहदा अपोजिशन का तसव्वुर तो ख़त्म ही समझे। ये कुछ थोड़ी कुताही थी हमारे जो उधर लोग थे, तो उनको कहना चाहिए हमने एडमिट किया उनके सामने कि ये कुताही हुई है, जिसका शहबाज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस से ये इजहार किया कि हमसे कुछ कुताही हुई है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, आपने सुना होगा। तो वो उन्होंने कहा जी वोट हम इस पे कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर के रवैये के खिलाफ जो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया तकरीर का, उस पे हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन वोट हमारा इस लेजिस्लेशन पे अपोजिशन के साथ समझो। अगर आप वो उस दिन की कार्रवाई देखें तो ये बात लेजिस्लेशन पे हम सारे मुतफिक थे, क्योंकि वो ऐसी लेजिस्लेशन थी जिसमें हमारी तमाम तरह मान ली गई 19 के करीब, और साथ वो एक ग्रे लिस्ट वाली बात थी, नेशनल इशू था ये। तो उस पर 19 तरमीम के बाद जो बड़े सख्त किस्म की थी जो यूज़ हो सकते थे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो जब बीच से शिकन निकल गई तो उस पर सारी हम अपोजिशन ने मिल के, क्योंकि वो एक ऐसा लॉ था जो FAFT को FAFT को जाना था, तो उसकी डेडलाइन भी थी, तो उस पर हम सारे ऑन बोर्ड थी अपोजिशन। चलिए ठीक है राना तनवीर साहब, अब ये बताएं कि आज मरियम नवाज जो हैं वो नैब के सामने पेश होंगी, तो हुकूमती वुज़रा नवाज शरीफ को डील के ताने भी दे रहे हैं, ये तो बात पहले ही हो रही थी, यानी दूसरी सिमत कोई दबाव महसूस नहीं कर रही। तो क्या मरियम नवाज अब भी खामोश ही रहेंगी? पार्टी का ये हतमी फैसला है, होना क्या है?
मरियम बीबी से तो उनको तो थोड़ा खौफ है, तो वो उनको बुला लिया। वो भी आपको पता है कोई चीज़ मिलती नहीं, तो वो कोई ऐसी ज़मीन पता नहीं 200 एकड़ पे। भाई अभी मेरे इलाके से अगर कोई रोड जाती है, गुजर जाती है नहीं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे हल्के से मैं आपको बताऊं कि दोनों मोटरवे गुजरी हैं, सियालकोट मोटरवे भी और जो अब्दुल हकीम वाला मुल्तान या कराची मोटरवे कहते हैं। तो वहाँ रातों रात जो कीमतें हैं ज़मीनों की वो 10 गुना 20 गुना बढ़ गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये डेवलपमेंट के साथ होती हैं। अब मेरा जो अपना गांव है वहाँ पे बड़ी ज़मीनें महंगी हो गई हैं हमारी, क्योंकि वो शहर वहाँ तक बढ़ गया है, जो हमारा शहर है मरीज के। तो ये एक बेतुकी बात है कि जी आपने ज़मीन ली और वहाँ से पता नहीं आपने वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये तो एक प्रोसेस है, आप इसको बखूबी समझते हैं कि अगर किसी जगह डेवलपमेंट होगी आप कराएंगे तो वहाँ पे नेचुरली कहीं से मोटरवे बनता है, कहीं कोई और डेवलपमेंट होती है, कहीं गैस चली जाती है, कहीं बिजली चली जाती है, तो वहाँ फ़र्क तो पड़ता है। तो ये चीज़ें फजूल किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब। लेट्स सी क्या होता है। एंड योर इनकरेजमेंट। और लगता है कि आज सुबह जो हमने हदीका कियानी के गानों का तड़का लगाया है ना, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। तो वी विल ट्राई कि हम म्यूजिक थोड़ा सा डाला करें। अच्छा जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ हिस्सों में ही बारिश के बाद आपको पता है तबाही की सूरत हाल है। हम लाहौर के विजुअल्स भी देख रहे थे, कराची का भी हमने हाल देख लिया। बलोचिस्तान की सूरत हाल बहुत अहम है आप तक पहुँचाना। दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि वहाँ वैसे ही स्टेट जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की माहौल नहीं है, और उस पर सैलाब भी आ जाए तो बड़ा ही दुख हो जाता है। लेकिन आपको बता दें पहले कि बलूचिस्तान के कई इलाके सैलाब की लपेट में आ गए हैं, और सैलाबी रेलों ने कौमी शाहराह पर बने जो पुल हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचाया है। कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दोज। और कोयटा और मुल्क के दीगर हिस्सों के दरमियान लिंक रोड भी बहाल ना किया जा सका। बलूचिस्तान के अजला नसीराबाद, सिब्बी, बोलान और झलमक्सी में 300 गाँव बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सैकड़ों कच्चे घर सैलाबी रेलों की नजर हो गए। कई अफराद लापता हैं। कम से कम 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है सारे हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शेल्टर के हवाले से जो चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी बहुत अच्छे हद तक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन अलर्ट देखा, चाहे वो रेस्क्यू का हवाला हो, चाहे वो फैसिलिटेट करने का हो। शदीद बारिशों की वजह से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। जी हाँ, वी आर नॉट रॉन्ग, 30 फुट चौड़ा शगाफ। कोस्टल हाईवे पसनी के करीब पुल सैलाबी रेले में ही बह गया, जिसके बाद गवादर का लसमिला और कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। और कोहलू के नदी नालों में तुग़यानी से सुनारी पुल बह गया है, जिसकी वजह से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सो शदीद तबाही हुई है वहाँ पर। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत अली शाबानी ने हमें ज्वाइन किया है, और उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। शुक्रिया शाबानी साहब। शाबानी साहब, सूबे के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ सैलाब ने तबाही मचाई है? सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन कौन से एरियाज हुए हैं? देखिए 15 अजला जो है हमारे इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन मेनली जो है इसमें जलमक्सी, कच्ची, बोलान, खुजदार, गवादर, अरनाई, ये एरियाज़ जो है ना वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और नुकसान तो सबसे बड़ी नुकसान जो है वो इंसानी ज़िंदगी के, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10 अफराद जो है इन बारिशों के नतीजे में जो सैलाब आए या कच्चे मकानात मुनहदम हुए, उसकी बदौलत जो है वो शहीद हुए हैं, जिनमें 8 जो है मेल हैं, 2 फीमेल हैं। लाइव स्टॉक का काफ़ी नुकसान हुआ है। सैलाबी रेलों में काफ़ी माल मवेशी जो है वो बह गए। 142 जो है घर अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उनको नुकसान हुआ है, जिसमें 136 सिर्फ जलमक्सी, 5 कच्ची में है, 1 दीगर है। और 2 ब्रिजेस को हमारा नुकसान हुआ है, 2 मेन रोड्स हैं और 1 जो है लिंक रोड है, इसको नुकसान हुआ है। और इस तमाम सूरत हाल के एक्चुअल तखमीना क्या है, क्योंकि कल रात गए तक बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और एहली ऑपरेट नहीं कर सकती थी। लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको हमने बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया है, हमारी टीमों कैमल के ज़रिए वहाँ पर लोगों को हमने एक्सेस किया ताकि ह्यूमन लॉस जो है उससे
लोगों को बचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिश की और अल्लाह ने चाहा तो ये जो 10 का मैं फिगर बता रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो 11 नहीं होंगे। शबानी साहब, हम यहाँ साथ साथ कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और बहुत ही ख़तरनाक विजुअल्स हैं, और इसीलिए सवाल बिल्कुल बनता है कि इस बार तो इन बारिशों की पेश गोई पहले से थी, तो मुल्क के दीगर इलाकों में तो उनसे निमटने के इंतजाम भी किए जा रहे थे। बलोचिस्तान इस मामले में पीछे क्यों रह गया, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको अंदाज़ा था कि इतनी तबाही होगी? देखिए, 15 रोज़ कबल ही इस हवाले से सीएम साहब ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चेयर किया। पीडीएमए का जो हमारा इदारा है उसको डायरेक्शन दिया गया, उन्होंने अपने तौर पे प्रोक्योरमेंट भी किए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर ऑफिसेज, फिर CNW, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनको अलर्ट रहने का कहा गया। पीडीएमए हमारा सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे वो फोरकास्ट जो पैकेज है वो बना के हम उसकी नशर इशात करते थे, लोगों को हम बताते रहे, अवेयरनेस क्रिएट करते रहे कि बारिशों का खदशा व ख़तरा मौजूद है। और जो पीडीएमए के ओवरऑल जो बजट है उसका 25% जो 33 करोड़ बनते हैं वो हमने फौरी तौर पे इसी ज़मीन में रिलीज़ किए ताकि वो प्रोक्योरमेंट करके लोगों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनको फैसिलिटेट करें, उनको रेस्क्यू कर सकें, उनके लिए साजो सामान वो फराम किए जा सकें। तमाम कमिश्नर्स और 20 डिप्टी कमिश्नर्स उनके डिस्पोजल पे कंटिजेंसी प्लान के तहत पैसे रिलीज़ करके उनको भी दे दिए गए। अब तक 1100 यानी टेंट्स, 1100 इस तरह जिरी कैंस हैं, उसमें मेडिसन है, इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अब मुख्तलिफ जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे हमने पहुँचाए हैं। हमने 200 जो एंटाई स्नैक वैनम जो मेडिसन है वो भिजवाए हैं। अच्छा जमाली साहब, अब जो लोग सैलाब में फंस गए हैं या जिनका शदीद माली नुकसान हुआ है, क्योंकि हम जो विजुअल्स देख रहे हैं दिल दहला देने वाले वाकई सूरत हाल है, इनके लिए हुकूमत फौरी तौर पर क्या कर रही है? बड़ी बड़ी मोटरवेज बह गई हैं, तो ये तो छोटे इलाकों का क्या हाल हुआ होगा? बिल्कुल। देखिए, माली नुकसानात अभी तक पूरा डेटा हमारे साथ नहीं है। 142 मैंने कहा कि सिर्फ फैमिलीज़ का हमारे पास डेटा है जहाँ पर उनकी छतें मुनहदम हो गए, उनको नुकसानात हुए हैं। बहुत सारे और भी होंगे। लाइव स्टॉक काफ़ी लोगों का बह गया है, फसलों को भी किसी हद तक कुछ एरियाज़ में नुकसान हुआ है। अब इसका डेटा हम कलेक्ट करेंगे और पूरा डेटा जब हमारे पास आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, पहले भी इस तरह के डिज़ास्टर हुए हैं, जनवरी में आपको याद होगा, फिर लोगों को हमने रिलीफ भी फराहम किया और उनको रिकम्पेंसेट भी किए, काफ़ी पैसे हमने मकानात भी बनाने का हमने एक पैकेज शुरू किया। फिर कोविड आ गया, बीच में बहुत सारे हमारे जो इस तरह की स्कीमात हैं वो रह गए। अब भी आवाम को हम तना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दुआ ये है कि बाकी जो नुकसान जहाँ तक हमने रिपोर्ट किया है मज़ीद हो सकते हैं इसमें इजाफा हो, लेकिन खुदा करे कि जो 10 लोगों की अमवात वाक़ई हुए हैं उसमें कोई और इजाफा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शबानी साहब हमसे बात कर रहे थे, और प्लीज़ दुआ करें आप लोग सारे मिलकर बलोचिस्तान के लिए, और मजीद बारिशें उधर ना हो, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट पेस कैन सस्टेन इट। वहाँ पे शदीद इमदाद की मदद की ज़रूरत है। आई गेस ये तो वो स्टेज आती लग रही है जब हम सबको मिलकर हाथ बटाना होगा इन लोगों का और इनकी मदद के लिए कुछ करना होगा। दिस इज़ वन एवेन्यू जहाँ अगर आप यू वांट टू डोनेट समथिंग, कुछ भी आप देना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स आउट देयर, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ इस किस्म का काम कर रही हैं। प्लीज़ दिल खोल के दें, उनको ज़रूरत है। तो मैं तो सोच रहा था कि कौन सा इनसे जानवर अडॉप्ट करना है, बट आई वुड जस्ट हैव टू आस्क देम कि इस्लामाबाद से कराची भेजने की कि नहीं भेजने। पता है ना कि वो जो रेस्क्यूड एनिमल्स होते हैं उनको भी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि उनको अडॉप्ट किया जाए, लेकिन सब कुछ छोड़ दें जी, आपको दिखाना कुछ और है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर सही तरीके से हो जाए ना तो बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको एक वीडियो दिखानी है। अच्छा, बहुत से घरों में, ऑफिस में, तमाम जगह अब CCTV कैमरे, कौन सी नई बात है, सब जगह ही लगे होते हैं, लेकिन हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जहाँ कैमरे लगे भी हों, अपने घर वाले भी। मतलब कैमरा लगा के समझते हैं कि बस सिक्योरिटी सेफ्टी होगी, लेकिन उसको आपने विजिलेंट रहना होता है, मॉनिटर करना होता है, कि जैसे कि इस घर वाले ने किया और जी उसकी गाड़ी का बेसिकली साइड मिरर तोड़ने के लिए एक, जो कि हम सारों के साथ हो चुका है। हाँ, एक नौजवान आया और अंदर से उसने देख लिया और उसके बाद माशाल्लाह क्या अंदर से घर से लोग भागे, मोटर बाइक को धिक्का दिया, उधर ही दोनों को पकड़ भी लिया। तो ये हुआ सिर्फ इसलिए ऑब्वियसली CCTV तो लगा ही हुआ था, कैमरे का एंगल है, और फिर इसको पकड़ के अंदर ले गए और उसके बाद पुलिस अब्दुल्ला बात सारी मॉनिटरिंग की। अगर ये लड़के निकल जाते हैं ना, ये मोटर बाइक वाले, तो फिर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अगर वो
1-2 सेकंड और लेट होता तो बाइक पे आपको पता है ये जा वो जा कितनी देर लगती है आगे निकलने में। बट यू हैव टू बी विजिलेंट। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी टीवी लॉन्च में ही ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ सब ताकि नजर पड़ती है गुजर हो, वो सीसीटीवी कैमरा की जो मॉनिटरिंग होती है वो लगा लें, तो आप वहीं लगा लें, सो दैट अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का सानहा इंसिडेंट होने वाला है तो आप उसे रोक सकें। और ये वाली चोरी इतनी बड़ी चोरी नहीं होती, लेकिन तकलीफ और गुस्सा इतना ज्यादा आता है। वो गाड़ी का जो शीशा टूटता है ना, दिल पे जाके गाड़ी कोई और सी एक चीज लगना स्टार्ट हो जाती है और फिर आपका खून जलता है, तो फिर उसके लिए आप जरूर ये लगा लें। ढूंढना, वो बनवाना, और वो कुछ सस्ता नहीं आता। अगर आपने किसी ने कहा जी कान कटा हो ना किसी चीज का, तो वो गाड़ी में से लगना वेरी एप्ट वर्ड, एक्चुअली बिल्कुल यही लगती है। अच्छा जी, ये तो हमने आपको वैसे ही दिखाना था, लेकिन अब कुछ खबरों की तरफ आते हैं और आपको बताएं कि शहरियों और सियासी मुखालफिन के साथ साथ ही सख्त रिमार्क्स दे रही है। शहरी हुकूमत की परफॉर्मेंस से बज़ाहिर MQM को भी सियासी नुकसान हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बिल बोर्ड्स गिरने के मामले पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मेयर कराची के पास अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाएं, बैठे क्यों हैं इधर। और ये सवाल तो एक्चुअली हम भी बहुत बार पूछ चुके हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने तस्लीम किया कि अदालत की नाराजगी दुरुस्त है, लेकिन कोई भी मेयर आ जाए वो इन वसाइल से काम नहीं कर सकता। सुन ले उन्होंने क्या कहा। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है, इख्तियारात नहीं है KMC के पास। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बहुत लोग बोलते हैं ये। अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं उसकी जंग लड़ रहा हूँ इख्तियारात की पूरे मुल्क के लिए, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए। मेरी पटिशन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा जी, वज़ीर तालीम से लेकिन एक सेकंड अब्दुल्ला, उनका ये कहना कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके होते हुए कौन से हालात ठीक हो रहे हैं? तो सवाल तो ये बनता है। अच्छा खैर, वो कह रहे हैं मैं मिस कर देती हैं पॉइंट। वो कह रहे हैं मैं इख्तियारात की जंग लड़ रहा हूँ। चले जी, अभी तक तो कुछ नहीं जंग लड़ने में उन्हें कामयाबी हासिल हो सकी, लेकिन फिर भी वहीं मौजूद हैं। अब तो खैर उनकी मुद्दत ही खत्म हो रही है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून और इख्तियारात के मुताबिक मेयर कराची को फंड्स दिए जाते हैं। अगर मेयर मुतमईन नहीं तो कानून तब्दील करना पड़ेगा शायद। मेयर कराची की परफॉर्मेंस से कराची के शहरियों से पूछें कि वो मुतमईन है कि नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं, देखें बात यह है कि जो कानून है, कानून के मुताबिक जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, वो हम देते हैं। अब उससे अगर मेयर साहब मुतमईन नहीं है तो फिर वो कानून तब्दील करना पड़ेगा, बाकी तो कोई रास्ता नहीं। अच्छा, आपको ये भी बताना था कि कुछ होने वाला है। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं। बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि जिस पर अवाम के साथ आला अदलिया भी बरहम है। सवाल ये है कि अगर मेयर इतना ही बेइख्तियार है तो 4 साल हुकूमत क्यों की? बहुत बड़ा सवाल है। तनख्वाहें और दीगर मराद क्यों हासिल की? अगले 4 साल के लिए लोग उन्हें दोबारा किस बुनियाद पर वोट देंगे? एक्चुअली ये जो पोजीशन बनी हुई है मेयर की, अब्दुल्ला क्या कहते हैं आप कि अगर कोई इख्तियारात है ही नहीं, अगर वो कुछ कर ही नहीं सकते और फंड्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये पूरी वोटिंग क्यों होती है? इसके लिए क्यों सारे बिकम अ जोक नाउ। पर्टिकुलरली वसीम साहब जब से हैं मेयर, आपको पता ही है कुछ ढेले का एक काम नहीं हो सका। और ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि नाले साफ कराने के लिए तो कोई खास इख्तियारात तफवीज़ करने की जरूरत नहीं है, वो तो करा ही सकते थे, लेकिन वो भी नहीं कराया गया। The point is कि why is this position even there? अगर if there are no funds allocated to them, छोटे नाले नालियां तो साफ करा सकते हैं, उसके लिए तो क्या ही चाहिए होगा। चलें अभी बात कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। शहरी हुकूमत के परफॉर्म ना करने की शिकायत सियासी मुखालिफिन तक ही नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मेयर साहब से मुताल्लिक यही कहा है कि कुछ नहीं कर सकते तो घर चले जाएं, आप क्यों बैठे हैं? तो आपकी नज़र में शहरी हुकूमत इस कदर नाकाम रही है कि बात यहाँ तक आ पहुँची कि शहरी मायूस, सुप्रीम कोर्ट भी मायूस। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है वो शायद कराची के दर्द को महसूस करते हुए ये बात की है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जब से ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आया है, हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा कर रहे हैं और बेसिकली बल्दियाती इंतखाबात इस निज़ाम के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने कराए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस निज़ाम से मुतमईन है तो फिर मेयर से क्यों मुतमईन नहीं है? और अगर सुप्रीम कोर्ट मेयर से मुतमईन नहीं है
तो फिर इसका मतलब है निज़ाम से भी सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ये एक सवाल है जिसका प्लीज़ आप जवाब दे दें, और हम काफ़ी सालों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब इख्तियारात और फंड्स की कमी की बात 4 सालों से कर रहे हैं, और उनमें से 2 साल आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी रहे लेकिन अपने मसाइल हल ना करा सके। तो अगर मेयर कराची पहले ही इस्तीफ़ा दे देते तो क्या उनकी बात में ज़्यादा वजन ना होता कि भाई मैं नहीं कर सकता जॉब, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बेइख्तियार ओहदा लेकर चलने का फ़ायदा क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वफाक की और सूबा सिंध की तो एक लड़ाई शुरू हो चुकी है 2018 के इंतखाब से, और बदकिस्मती से कराची इन दोनों फरीकैन के दरमियान पिस रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेयर साहब इस्तीफ़ा दे दें, तो मेयर साहब तो 9 साल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के दौर के बाद आए हैं। 9 साल का पूरा कचरा 3 साल के मेयर के हिस्से में आया है, तो कोई ये क्यों नहीं याद करता कि वो पिछले 9 साल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स महीना पहुंचाते रहे, करप्शन करते रहे, शहर को बर्बाद करते रहे, उनके ऊपर इसलिए बात नहीं होगी कि वो किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि एक ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध हुकूमत के मंजूर नज़र हैं। असल तबाही तो उस 9 साल में हुई है। तो मेयर साहब रिज़ाइन दे देते तो इन 3 साल में भी वही एडमिनिस्ट्रेटर होते ना, या कोई और होता। निज़ाम नाकाम है, निज़ाम नाकाम है। ख्वाजा साहब, फिर ये तो वही बात होगी जो भी हुकूमत आए हो पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दे, तो इधर आप भी यही बात कर रहे हैं। अब 50 साल पहले कुछ हुआ हो तो हम उस बंदे को जाके तो नहीं पकड़ सकते, इस वक्त क्या हो रहा है उसी पे कंसंट्रेशन होगी ना। ट्रू। अब ये बता दें कि अब एक इमेज बन गया है कि वसीम अख्तर साहब और इनकी टीम मुकम्मल नाकाम रही है। आप समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को शहरी हुकूमत के इस इमेज की वजह से बड़ा सियासी नुकसान होगा अगले इंतखाबात में, या फिर यही बात चल जाएगी कि हमारे पास तो इख्तियारात थे नहीं और हम कुछ कर नहीं सके? देखिए, सियासी मुखालफिन तो चीफ जस्टिस साहब के इस जुमले को अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने दुख में ये बात की है। इससे एमक्यूएम के ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना एमक्यूएम को कोई नुकसान होगा। जब निज़ाम ही फेल है तो इस निज़ाम के अंदर कोई भी मेयर आएगा तो वो भी फेल ही होगा। आखिरकार आप यही निज़ाम पूरे सूबे में है, लाड़काना में भी यही निज़ाम है, तो लाड़काना आज मोंजोदाड़ो बन चुका है। यही निज़ाम हैदराबाद में ही, यही निज़ाम मीर पुखार सक्खर में भी है, तो वहाँ कोई दूध की नहरें नहीं बह रही हैं। मेरी गुजारिश बस ये है कि हमारी 140A की एप्लीकेशन पिछले 4 साल से पेंडिंग है। मुझे बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन का नंबर नहीं आया। अगर वो आ जाता तो आज शायद पूरे पाकिस्तान के लिए 140A की सूरत में एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम आ सकता था। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब। हम ब्रेक तो ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हम चाहते हैं ज़रा दिखा दें और रूनुमाई कर दें अपने मेहमान की और ज़रा इंट्रोडक्शन करा दें। ओह माय गॉड, उमैर जसपाल इज विद अस। वेलकम उमैर, और बहुत गप्पे लगानी है आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब नो मोर इंतज़ार, और उमैर जसपाल को आपने गाना गाते हुए सुना है, हम सभी उनके फ़ैन हैं, उनको हमने अदाकारी करते हुए भी देख लिया, लेकिन अब हम उन्हें एक बिल्कुल ही नए रूप में देखेंगे। वो रूप क्या है? वो हमें पाकिस्तान की सैर कराएंगे, और अगर उमैर पाकिस्तान की सैर कराएंगे, वो भी बाइक पर बैठकर, और जगह जगह जाएंगे और लोगों की कहानियाँ हम तक पहुँचाएंगे, तो हम कैसे मिस आउट कर देंगे। और राही बनकर अपने घर से निकले, एग्जैक्टली क्या स्टोरी है ये उमैर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उमैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड टू हैव यू ओवर। और उमैर, जब आप आते हैं तो हमारा हमेशा बड़ा ही एक टेम्पटेशन होती है कि जल्दी से गाने पे आ जाएं और कुछ आपसे सुन लें, लेकिन दिस टाइम यू आर हियर फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन। सो टेल अस अबाउट राही। आई थिंक दिस आइडिया वाज मेड अ कपल ऑफ इयर्स बैक। कुछ साल पहले मैं एक आइडिया पे वर्क कर रहा था व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान। बट मैं हमेशा सोचता था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक अच्छी प्रोडक्शन के साथ दिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक द ब्रांड ईजी पैसा केम ऑन बोर्ड एंड वी टुगेदर मेड दिस शो, जिसमें हम अपनी सोल सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने मुल्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। So it's been a beautiful journey. अच्छा, I know इसके different episodes हैं, it is coming on a lot of channels, वो सारी details तो आप देंगे, but earlier when I was talking to you तो आप बता रहे थे मतलब art, culture, people ये सब कुछ तो है, but it's also a lot of self discovery. Yeah. So how is that coming along? 10-12 साल into the music business and in the industry, आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। आप रियलाइज़ करते हैं कि आप कितनी एक जो लोगों के लिए लाइफ ख्वाब है,
वो भी केज बन जाती है आफ्टर अ व्हाइल, आपके लिए भी सफोकेटिंग हो जाती है। सो आई वाज़न्ट इंस्पायर्ड इनफ, और मुझे था कि मुझे निकलना है, मुझे अपने आप को ढूंढना है, मुझे अपने लोगों से मिलना है, मुझे वापस वो कनेक्शन ढूंढना है। आई हैव टू बी रूटेड अगेन। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी डिसीजन थी मेरी लाइफ की कि आई नीड टू स्टॉप एवरीथिंग एल्स एंड गेट ऑन माई बाइक बिकॉज आई लव राइडिंग बाइक्स। तो मैंने कहा मेरा सफ़र होगा बाइक पे और मैं मिलूँगा पाकिस्तान के उन तमाम खूबसूरत लोगों से और उनकी खूबसूरत कहानियाँ जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने उमर की है कि जो ज़िंदगी लोगों के लिए ख्वाब होती है वो एट टाइम्स आपके लिए एक पिंजरा बन जाती है, कैद बन जाती है, और फिर उस कैद में से निकलना सबसे अहम और बड़ा फैसला होता है जो आपने कर लिया। अच्छा, कहाँ कहाँ गए आप राही बनकर इस सफ़र में? अपने घर से तो निकल गए, और वैसे कोई एक जगह पूछना या कोई एक एक्सपीरियंस पूछना ज़्यादती होगी, लेकिन कुछ हमसे शेयर करें कि यहाँ गए तो बस वो बात आज तक याद है, या इससे मिले तो बस नक्श हो गई बात से। मैं बहुत सारी चीज़ें क्योंकि शो में अनफोल्ड होंगी तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस सीज़न में हम लोग सिंध, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान हमने एक्सप्लोर किया। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे बायस होता है, प्री कंसीव नोशंस होते हैं, आपको लगता है कि इस तरह यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के वो लोग वैसे हैं। मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया जहाँ लोगों को पता नहीं था कि मैं उमैर जसवाल हूँ। मैंने गियर पहना होता था, मैंने हेलमेट पहना होता था, लेकिन जो हमारे लोगों का प्यार है, जो हमारे लोगों की मोहब्बत है, जो उनका खुलूस है, आई थिंक वो इस शो की जान है। आई थिंक ये शो मेरे से ज़्यादा लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, एंड वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। यानी इट्स नॉट रियली अबाउट, जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो इट्स नॉट लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी और वो आपसे इन ऑ है, दे विल लव एनीबॉडी, कोई भी जाए। एग्जैक्टली मुझे चौकियों पे रोक रोक के बिठा के ज़बरदस्ती चाय खाने पिलाए गए हमारे उन लोगों से जिनको सबसे हम लोग कई दफ़ा बुरा समझते हैं कि यार ये तो हमें रोकेंगे, हमें तंग करेंगे, हमें हमें छेड़ेंगे, लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और उनको तब तक नहीं पता लगता था जब तक हेलमेट ना उतरे, मास्क ना उतरे, कि अच्छा यहाँ अंदर तो ये इंसान है। उमर, डिड यू रियलाइज दैट, मतलब आप तो खैर बहुत ही अंदरून गए हैं सारा कुछ, तो डिड यू रियलाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइड, मतलब अर्बन एरियाज में रहना और गांव वगैरह में दूर दराज इलाकों में रहना, लगता है कि कभी कभार कनेक्शन थोड़ा सा ऑफ है, मतलब जितने आप उनके बारे में क्यूरियस हैं वो भी आपके बारे में उतने ही क्यूरियस हैं। ऐसी जगहों पे गया जिन लोगों ने बाइक भी नहीं देखा था आज तक, तो उनके लिए बहुत अजीब चीज़ थी। मेरा एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, हमें गांव गए तो उसने कहा कि देखिए कल तक बाइक का टायर इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उधर स्टोरीज होती हैं कि वो कोई आया था, एक बंदा वो बाइक पे आया था बहुत बड़े, तो मुझे कहता है सुबह तक देखेंगे बाइक का टायर इतना है ना, तो ये उनकी स्टोरीज में इतना बड़ा हो जाएगा। सो आई मीन पीपल आर जस्ट ब्यूटीफुल एंड दे हैव ब्यूटीफुल इमेजिनेशंस, बट एट द सेम टाइम येस देयर इज़ अ ह्यूज डिवाइड बिटवीन कि क्या लोग जो शहरों में रहते हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। बट आई थिंक कि हम सब के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी है, ये मेरे से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी है। और आई थिंक जब आप लोग उन लोगों की सादगी, उनका प्यार, उनका खुलूस देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि आप क्या मिस कर रहे हैं ज़िंदगी। अच्छा, आप मिस क्या कर रहे होते हैं? बहुत आपको ये भी एहसास होता है उमर के सहूलियाती ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती, खुलूस, मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत से इलाके ऐसे होंगे जहाँ आपने कहा कि बाइक नहीं देखी लोगों ने तो बिजली भी नहीं होगी, बहुत सी जगहों पर पानी का मसला भी होगा, बहुत सी जगहों पर गैस भी नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो असल सक्सेस है लाइफ की वो तो हैप्पीनेस है, और वो कितने कम में आपको मिलती है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। इस शो से मेरे लिए चीज़ें बहुत पर्सपेक्टिव में आ गई, क्योंकि हम एक सर्टन तरह की लग्जूरियस लाइफ को के आदी होते हैं, हमें आदतें होती हैं कि हमने इस तरह से रहना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से पीना है, इस तरह से ट्रैवल करना है। इस शो ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया मुझे। इसने मैं कहता हूँ अगर वो कोई थोड़ी सी कोई एक सेलिब्रिटी रह भी गई थी तो वो भी ख़त्म कर दी मेरे अंदर से। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता दें कि वाइल यू वर ट्रैवलिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, तो सोशल मीडिया पे आपकी खबरें, बिकॉज ऑब्वियसली आपके गाने तो वैसे ही चलते तो रहते हैं, फिर कुछ लव स्टोरीज भी बीच में आ जाती हैं, और फिर आपका रेस्टोरेंट भी आप भाइयों का है, तो हर चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट होती है। आई गेस आपकी सेल्फ डिस्कवरी जो है, अब तो खैर हम जरा टीवी पे देखेंगे इसको, लेकिन वो बड़ी पर्सनल जर्नी आई गेस रह जाती है। लेकिन उमर, आई एम वेरी क्यूरियस, मतलब इतनी रगेड ट्रेन पे आप जा रहे हैं, इतनी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ लोगों ने बाइक भी नहीं देखी, तो आप बाइक पे क्यों हैं? मतलब गो इन अ कार। देखिए, एक बाइकर जब भी सोचता है तो वो ये सोचता है कि बाइक और गाड़ी में फ़र्क ये है कि जब आप बाइक पे एक सफ़र करते हैं तो आप उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं, आप उस लैंडस्केप का हिस्सा बन जाते हैं, यू डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वेदर, टू द एयर, एंड जो एक्सपीरियंस बाइक पे होता है वो गाड़ी में हो ही नहीं सकता। जो आपको पैनोरामिक विजन मिलता है ऑन अ बाइक, वो आपकी विंडशील्ड से नहीं मिलता आपको। सो बाइक हैज़ ऑलवेज बिन समथिंग दैट आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट। आई हैव बीन बाइकिंग फॉर ऑलमोस्ट 12 years नाउ, एंड दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हम लोग बाइकें तो ले लेते हैं लेकिन वो भी घर में खड़ी रहती हैं, डेकोरेशन पीस। बहुत सारे लोग हैं जो बस एज शौक
बड़ी बड़ी बाइक्स लेके घर में रख लेते हैं, और उनकी यूटिलिटी क्या है, बस कॉफ़ी पीने गए और घर आ गए। सो मेरे एक बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्री में, अली अजमत नाम है उनका, वो बहुत मुझे सुनाते हैं इस पे कि यार को खुदा के लिए कोई असल राइडिंग किया करो, निकलो दुनिया देखो। वो तो बड़ा यूरोप का एक टूर भी लगा के आया, उसको तो हमने मैसिव इंस्पिरेशन, और he's really pushed me on this journey and he's also being featured on the show. So अरे वंडरफुल। तो ये 30 चैनल्स पे देख सकेंगे आप उमैर जसवाल का शो जिसका नाम है राही। अच्छा उमैर, क्विकली जाते जाते हमें बता दें कि हम बड़े क्यूरियस होते हैं एक तो जगहों के बारे में, फिर जगहों के खानों के बारे में, तो उसका भी कोई फ्लेवर हमें नजर आएगा वो आपके इस शो ने somehow पाकिस्तान के जितने पैशन पॉइंट्स हैं, आई थिंक ये इजी पैसा एज अ ब्रांड उनकी जीत है कि दे ऑल्सो पिन पॉइंटेड कि यार इतने पैशन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, और इस शो में वो सारे पैशन पॉइंट्स आ सकते हैं। आपका कल्चर, आर्ट्स, आपका फूड, आपका म्यूज़िक, आपके लोग, आई थिंक ये टॉप पैशन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के। सो ऑल ऑफ दिस, जहाँ भी हम जा रहे हैं हम हर चीज़ एक्सप्लोर करें, लोगों के साथ खाने भी एक्सप्लोर करें। सो इस शो में आपको सब कुछ इकट्ठे मिलता है लेकिन एक नए तरीके से। एंड द होल पर्पस वाज विद द टीम, सरमद गफूर, ज़ीशान परवेज़, यू नो पीपल हु आर क्रिएटिंग इट विद मी, कि एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे इंजॉय करें लोग। और पाकिस्तान, और द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। पाकिस्तान से बाहर लोग इतने इमोशनल हो गए ट्रेलर देख के कि कई लोगों ने फ़ोन करके मुझे रोना शुरू कर दिया कि यार इतना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, हमें तो पता ही नहीं है ये ट्रेलर में ये वाली जगह कौन सी थी, ये लोग। अच्छा, आप जाते जाते जल्दी से उमैर, आप कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं, इस्लामाबाद के नाम है, कोई म्यूजिक भी रास्ते में बनता गया, कोई लोकल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। इस शो की एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि मैं म्यूज़िक पहले या बाद में नहीं लिखना चाहता था। मैं चाहता था कि ये सफ़र रोड खुद लिखे, और जो ये हुआ भी, हमने इसकी प्री प्रोडक्शन नहीं की, हमने अपनी तैयारी की जाने की, इस सफ़र ने, इस स्क्रिप्ट ने अपने आप को खुद लिखा। और मैंने जिस मैं जिस चीज़ से इंस्पायर हुआ, मैंने इसका स्क्रिप्ट भी लिखा, मैंने इसका म्यूज़िक भी सड़क पे ही लिखा, रोड पे ही लिखा। सो आई थिंक ये पहली दफ़ा होगा कि आप लोग एक इंस्पायर्ड म्यूज़िक देखेंगे जो मैंने रोड से इंस्पायर होकर लिखा है। सो इट्स गोना बी अ ट्रीट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। वंडरफुल, द आइडिया इज ग्रेट, आई एम श्योर द एग्जीक्यूशन इज ग्रेटर। बहुत शुक्रिया उमैर, गुड लक। और पहला सीजन अब मैं तो ऐसे कैचअप करूंगा इस शो को। बिल्कुल जी, राही नाम है और जरूर आप देखें। इट इज बीइंग एयर्ड ऑन 30 चैनल्स एंड देन एवरीथिंग इज ऑन, आपको पता है, ऑनलाइन एज वेल, तो वहां तो आप देख ही सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग उमैर जसवाल ओवर। ब्रेक ले रहे हैं? हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो गेस्ट भी हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं आपको। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं, दे आर सो टैलेंटेड, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और ये तो बात अब दुनिया मान रही है। आपको कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी। बिल्कुल, आपने सही बात की। पाकिस्तानी नौजवान ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वी नो दैट। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली दो बहनें जानवरों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं। पॉ प्रिंट पाकिस्तान नामी तंजीम, दो तालिबात बहनें जिनका नाम है कामिला अजीन हुसैन और अर्शिया हुसैन, वो ये दोनों चला रही हैं, और इनसे हम बात करना चाहते हैं बिकॉज बड़ी ही ज़रूरत है इस काम की, एंड टू बी सो कॉन्शियस कि आप सोचें कि हमने यही काम करना है। वेलकम टू जियो पाकिस्तान कामिला एंड अर्शिया, नाइस टू हैव यू ओवर। Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for having us. कामिला आपसे स्टार्ट करते हैं। How did you think of this? ये Paw Prints Pakistan, by the way, नाम बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन how did it come about? Thank you. ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पैशनेट है फ्रॉम बोथ ऑफ अस, इट्स आवर मॉम। शी स्टार्टेड द पैशन, शी स्टार्टेड वर्किंग, और उनसे हमने सीखा। और आई थिंक हाई स्कूल से पहले वी रेस्क्यूड आवर फर्स्ट लिटर, कोई 6 पपीज़ थे, उनको हमने रेस्क्यू किया, उनको हमने अडॉप्ट करवाया। उनके बाद आई थिंक वी जस्ट रियलाइज दैट दिस वाज आवर पैशन, एंड यू नो हमारे डेमोग्राफिक में स्पेशली ज़्यादा लोग नहीं करते, लाइक अ लॉट ऑफ यंग पीपल, अ लॉट ऑफ ओल्ड पीपल आल्सो डोंट, तो वी जस्ट मेड इट अ प्रायोरिटी बहुत पहले। ज़बरदस्त। तो अर्शिया, ये बताएं, मतलब एक काम तो आप घर से कर ही रहे थे, तो फिर ये इदारा बनाया, मतलब व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, इसके थ्रू क्या करना चाहते हैं? असली में हमने ये थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे करना था, बिकॉज अब सिंस वी रेस्क्यूड 150 से ऊपर हो गए हमारे रेस्क्यूज़, तो अब वी नीड मोर हेल्प, वी नीड मोर सपोर्ट, वी नीड मोर पीपल के हमारे साथ आएँ, हमारे साथ ये काम करें। तो इस वजह से आई थिंक हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। प्रोसेस क्या होता है? आप दोनों में से कोई भी बता दे क्या प्रोसेस होता है? ज़ाहिर है शुरू में तो आपने इसी तरह किया होगा ना, शुरू के आप जो जानवर हैं उनको रेस्क्यू करके अपने घर में रखते हैं, लेकिन क्या अब भी ये जानवर आपके घर में ही रहते हैं, या फिर आपने एक शेल्टर हाउस डेवलप कर लिया, उसके लिए फंड्स भी चाहिए होते हैं, जगह भी चाहिए होती है, तो आर देयर अदर पीपल हेल्पिंग यू आउट विद दिस? क्या चल रहा है सिलसिला?
ठीक है, तो बेसिकली एज ऑफ नाउ आई थिंक हमने फॉर्मली स्टार्ट किया था जो ये इनिशिएटिव है, दिस वाज दिस ईयर वी रेस्क्यूड 150 प्लस, दैट्स अ लॉट फॉर 1 ईयर। तो बेसिकली अभी जो प्रोसेस है, हमारा एक फार्म है, उधर वी बिल्ट सम केजेस, वी बिल्ट कैनल्स उनके लिए। तो जब हम पपीज़ रेस्क्यू करते हैं वो फार्म पे आते हैं, कभी कभी ऑब्वियसली हम कमरे के अंदर ले आ जाते हैं, वी प्ले विद देम। प्रोसेस होता है कि दे स्टे देयर विद अस अंटिल वी फाइंड अ होम, और जब वो उनकी प्लेसमेंट हो जाती है तो वरना तो फिर हम उनको ड्रॉप करते हैं, डिलीवर करते हैं, या उनके जो ओनर्स हैं वो यहाँ आते हैं, वरना तो देयर विद अस, देयर एट आवर हाउस, वी गेट इंटरेक्शन विद देम, वी गेट टू फीड देम, वी गेट टू ट्रेन देम एंड प्ले विद देम। तो हम सब पर्सनली करते हैं। हम एक्चुअली 2 पपीज आज लाए। और आपने भी देखा होगा, और आप दोनों भी शायद एग्री करें कि हमारे यहाँ फैंसी कुत्ते तो लोग रख लेते हैं, लेकिन इस तरह स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करने का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो फैंसी कुत्ते तो बहुत उन्हें जल्दी घर मिल जाता है। खास तौर पे अगर किसी पेट के साथ, कोई डॉग के साथ कोई विजुअल इम्पेयरमेंट, कुछ नज़र आ रही हो चीज़ की, देयर समथिंग ऑफ अबाउट इट, वो भी अडॉप्ट हो जाते हैं। You know what? You've said something extremely important. सबसे बड़ा जो हमारा मसला है इसके people are breed conscious. There's an entire breed bias going कि अगर उनकी कोई pure breed नहीं है, Labrador नहीं है, Husky नहीं है, तो कोई interest भी नहीं होता. It is extremely hard to place these dogs क्योंकि वो stray होते हैं, क्योंकि ये rescue होते हैं, क्योंकि ये mixes breeds, उनकी breeds pure नहीं होती. तो like the main issue is कि we try to present them in as appealing a way as we can. We have to make sure that people understand that their main appeal is not their breed, it's their qualities, it's their nature, because all dogs deserve loving homes. That's our main priority अभी तक, but it's very hard, yes. अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताएं, अर्शी आपसे पूछती हूँ कि एक तासुर है, और बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज़ जहाँ इंडोर्स भी करते हैं कि पेट्स के साथ और जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। कुछ हमने इन द पास्ट ऐसे भी देखा है जहाँ बुली कर रहे हैं लोगों को। अगर किसी को कुत्ते से डर लगता है फ़र्ज़ माल, तो उसको थोड़ा सा डराया जा रहा है। तो एक तासुर है कि पाकिस्तान में पेट लवर्स नहीं है, इतने एनिमल्स को, पेट्स को इतना पसंद नहीं किया जाता। तो क्या आप ये मानती हैं, ऑब्वियसली आप दो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं उससे, लेकिन बिकॉज यू आर गिविंग अवे दीज पेट्स एंड यू वांट पीपल टू अडॉप्ट देम, तो ये आपको लगता है या फिर एवरीबडी एक्चुअली एंजॉयज देम और अडॉप्ट करना चाहते हैं? असली में बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे एनिमल राइट्स अवेयरनेस, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बाखबरी नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से शायद लोग डरते हों। लेकिन असली में ये भी हमारा इनिशिएटिव का एक गोल है कि लोगों को समझाएं कि दीज एनिमल्स, दीज आर आवर फ्रेंड्स, दीज आर लविंग क्रीचर्स। जो स्ट्रे एनिमल्स भी हैं आपके घर के बाहर, ये देर नॉट गोइंग टू कॉज यू हार्म, देर नॉट गोइंग टू कॉज यू ऐसा कोई पेन। तो आई थिंक वी ऑल हैव टू मतलब वर्क टुगेदर टू हेल्प दीज एनिमल्स इस वजह से। अच्छा, क्विकली आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा भी आपने जानवर रेस्क्यू किया जिसे एक्चुअली लोगों ने तंग किया हुआ हो, या लोगों ने मारा पीटा हो, या उसकी हालत बुरी कर दी हो? आई थिंक कि हमारे पास ऐसे केसेस काफ़ी आ चुके हैं। सवेयर अब्यूज़ वाले तो अभी तक नहीं आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके अलावा हमारे पास सिक एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, मतलब नेगलेक्टेड, मतलब लोगों ने छोड़े हुए हैं, अबैंडन किए हुए हैं, तो वो हमने रेस्क्यू किए हुए हैं। हमारा अपना कुत्ता भी इज़ अ रेस्क्यू, एंड हमने अपनी गली से उसे उठाया है, उससे रेस्क्यू किया है। अच्छा, क्योंकि यू वुड एग्री कि आजकल बड़ी ही सोशल मीडिया पे ख़तरनाक किस्म की वीडियोस भी लोगों के, इतना वायलेंस ऑन एनिमल्स, वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। सो इज़ पॉ प्रिंट पाकिस्तान ओनली अबाउट डॉग्स, या देयर आर सम अदर एनिमल्स एज वेल? So the majority is dogs and cats, क्योंकि obviously if you look at Pakistan, you know, उनकी जो streets होती है, जो हमारे main areas है, उधर obviously majority dogs और cats होती है, kittens और puppies। अभी तक तो we've only expanded that. Obviously we believe the same rights for all animals, like our intentions would be the same for any animal. तो obviously अगर हमें कोई और injured animal नजर आ जाए, neglected या abused, तो हम वही same effort उधर डालेंगे, but अभी तक definitely just dogs। चलें, क्विकली अब आप ये बता दीजिए कि कौन सी आपको मदद चाहिए लोगों से, क्योंकि हमें आपकी कॉस्ट तो पता लग गई है, बट डू यू नीड हेल्प फ्रॉम पीपल, देयर सर्विस, देयर सपोर्ट, देयर फंड्स, व्हाट डू यू नीड? Okay. We actually have 2 of our friends with us, but basically I think the most important, obviously funding is very important for every organization, for every non-profit. We cannot sustain ourselves because we're self-funded. Hopefully in the future that will increase. But I think सबसे जो अहम बात है over here is trying to make other people understand like the importance of animal rights Pakistan में, क्योंकि हमारी जो भी हमारी government में we don't have protection rights for them, we don't have like legislation that is preventing their abuse. So I think the most important thing is to invoke empathy. It's to somehow like get the message across to the youth and to
everyone in Pakistan के जो ये animals हैं उनकी voice नहीं है. That is why it's on us. And that is why where you both बिल्कुल that is why where you both come in. कामिला अजीन हुसैन and अर्शिया हुसैन दोनों बहनें हैं, ज़बरदस्त काम करिए. बहुत बहुत शुक्रिया हमें जियो पाकिस्तान पे ज्वाइन करने का. दिस इज जस्ट टू गिव सम अवेयरनेस कि खुदा के लिए जानवरों को अच्छी तरह ट्रीट किया करें और देखें मतलब कि रेस्क्यू कर रही है स्ट्रे एनिमल्स को. अगर अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा तो ना करें ना. We are going to see you tomorrow. Have a great day ahead.